वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल साइंस विद दलपत कुमार पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के पेपर को पूरा हल करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको प्रत्येक प्रश्न के 100% सही उत्तर बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक बड़े ध्यान से देखें और प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर जानें। एक तरह से ये पेपर की आंसर की मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो 100% सही है और इसको आप देखें, लास्ट तक ज़रूर देखें और इसको चेक करें। वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, पहले अब सद वाले सवाल हैं, एक एक करके हम सही उत्तर जानेंगे। आभासी फल का उदाहरण है, राइट उत्तर है सेब। दूसरा सवाल है, पीतपिंड कार्पस ल्यूटियम द्वारा भारी मात्रा में स्रावित हार्मोन कौन सा है? राइट उत्तर है प्रोजेस्टेरॉन। तीसरा सवाल है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है, तो इसका राइट उत्तर है 23 यानी 23। चौथा है, गर्भावस्था रोकने का स्थायी माध्यम है, राइट उत्तर है बंध्यकरण। अगला सवाल है, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किन्होंने दिया? राइट उत्तर है सटन और बोवेरी। छठा प्रश्न, समयुग्मजी प्रभाविता को प्रदर्शित करने वाला जीनोटाइप है, तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई। सातवां है, आनुवंशिक विकार जो कि एक्स क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण उत्पन्न होता है, तो इसका राइट उत्तर है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आठवां सवाल है, द्विकुंडली डीएनए में एडेनिन सार जिस सार से जुड़ता है वह है थाइमिन। इसका राइट उत्तर है थाइमिन। एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है डबल बंध के द्वारा और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है ट्रिपल बंध द्वारा, यानी इसका राइट उत्तर होगा थाइमिन। अगला सवाल, जीवाणु में अनुलेखन के दौरान आरएनए का प्रकार जो टेम्पलेट प्रदान करता है, इसका राइट उत्तर है एमआरएनए, जिसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए या दूत आरएनए। अगला सवाल, विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व है, राइट उत्तर है प्राकृतिक चुनाव, नेचुरल सिलेक्शन। अगला सवाल, एचआईवी विषाणु का प्रकार है, तो इसका राइट उत्तर है रिट्रोवायरस। 12वां सवाल है, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस परीक्षण से की जा सकती है, तो इसका राइट उत्तर है विडाल परीक्षण होता है इसमें। अगला सवाल, बायोगैस के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव है, तो राइट उत्तर है इसका जीवाणु। अगला सवाल है, एंजाइम जिसका प्रयोग बोतल वाले फलों के रस को अधिक स्वच्छ और साफ करने में किया जाता है, इसका राइट उत्तर है पैक्टिनेज प्रोटीएज। अगला सवाल है, इको आर फर्स्ट में आर से जीवाणु का क्या प्रदर्शित होता है? प्रभेद। राइट उत्तर है प्रभेद। अगला सवाल है, बीटी कपास पौधे किस जीवों से सुरक्षित रहते हैं, तो इसका राइट उत्तर है कीट या पीड़क, जिसको हम इंसेक्ट कहते हैं। अगला सवाल है, समष्टि गुण में नर एवं मादा का अनुपात कहलाता है लिंग अनुपात। अगला सवाल, 18वां सवाल, जंतु व पौधों के विलुप्तीकरण का
मुख्य कारण नहीं है। तो इसका राइट उत्तर है बाह्य स्थानीय संरक्षण। कहने का मतलब क्या है, जंतु और पौधों के विलुप्तीकरण का कारण सहविलुप्तता है, विदेशी जातियों का आक्रमण है, शिकार करना है, जबकि बाह्य स्थानीय संरक्षण इसका मुख्य कारण नहीं है। ये 18 अबसद है, इसके 100% सही उत्तर मैंने बताए हैं। अब बात करते हैं रिक्त स्थान की। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को मैं साथ में ही बोलूँगा उत्तर। रिक्त स्थान पहली है, वो है एक प्ररूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष तथा दो बीजपत्र समाहित होते हैं। पहली रिक्त स्थान क्या है, एक प्ररूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष तथा 2 बीजपत्र समाहित होते हैं। अगला सवाल है भ्रूण, जिसको अपने कोष्टक में लिखना चाहिए था गर्भ, लेकिन यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई, कोई बात नहीं। भ्रूण यानी कि गर्भ और मातृ शरीर के साथ गठित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है, यानी रिक्त स्थान में आएगा अपरा या प्लेसेंटा। फिर अगला है शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो वह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा को अंग्रेजी में कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अगला सवाल है मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर 2 परपोषियों की जरूरत पड़ती है। अगला रिक्त स्थान है मोनोस्कस परप्यूरियस यीस्ट से उत्पन्न स्टेटिन का व्यापारिक स्तर पर प्रयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। रिक्त स्थान में आएगा रक्त कोलेस्ट्रॉल। अगला है आनुवंशिक पदार्थ आरएनए को न्यूक्लियेज एंजाइम से उपचारित करके अलग किया जाता है। तो आरएनए को यदि अलग करना है तो कौन सा न्यूक्लियेज एंजाइम काम में लेंगे, राइबो न्यूक्लिएज। अगला है पारजीवी गाय रोजी से मानव प्रोटीन 2.4 ग्राम प्रति लीटर युक्त दूध मिलता है, यानी 1 लीटर दूध मिलता है उसमें 2.4 ग्राम प्रोटीन होती है। आगे है प्रतिरक्षी अणु में 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। फिर अगला है कवकों और उच्च कोटि पादपों की जड़ों के बीच कवक मूल साहचर्य है, जिसे कहते हैं कवक मूल को माइकोराइजा भी कहते हैं। 10वीं खाली जगह है परपोषी जीव की बाह्य पृष्ठ पर आहार पूर्ति करने वाले परजीवी बाह्य परजीवी कहलाते हैं। यह होगी अपने 10 तो होगी रिक्त स्थान, 18 हो गए अबसद। इनके मैंने 100% सही उत्तर बताए हैं। अब इसके बाद में आगे हैं अपने 1-1 नंबर वाले अति लघुतरात्मक प्रश्न। इसके उत्तर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। नंबर फर्स्ट, हाइड्रिला पादप में परागण का माध्यम लिखिए। हाइड्रिला जो पादप है वो उसमें परागण होता है, वो पानी में होता है। तो परागण का माध्यम हम जल लिख सकते हैं, पानी लिख सकते हैं, ताज़ा पानी लिख सकते हैं। इनमें से कोई भी लिखा है वो राइट है। अगला है शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। तो सिंपल सी बात है, शुक्राणु पशु के रूपांतरित होकर शुक्राणु बनाने की प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। अगला सवाल बिल्कुल सरल सवाल, मेंडल के एक संकरण की F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे व बौने पौधों का अनुपात लिखिए। यानी एक संकरण में जीनी अनुपात पूछ रहा है, वो होता है 1:2:1। अगला है UUU आनुवंशिक कूट द्वारा कूट लेखित एमिनो अम्ल का नाम लिखिए। तो राइट उत्तर है फेनिल एलेनिन, जिसको PHE से लिखते हैं।
अगला सवाल है आनुवंशिक संतुलन को परिभाषित कीजिए। तो इसका राइट उत्तर मैंने ऊपर लिखा है, बड़े ध्यान से देखना। जीन कोष। जीन कोष का मतलब क्या? कुल जीव संख्या में जीने व युग्म विकल्पी, यानी जीन कोष होते हैं वो सदा अपरिवर्तनीय होते हैं या अपरिवर्तनीय रहते हैं, इसे हम आनुवंशिक संतुलन कहते हैं। जीन कोष हैं वो सदा ऐसे के ऐसे बने रहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, इसे हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक संतुलन। अगला सवाल है साइक्लोस्पोरिन ए के उत्पादन में प्रयुक्त कवक का नाम लिखिए। तो वो है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। अगला है दूध की अपेक्षा दही में किस विटामिन की मात्रा बढ़ने से पोषण संबंधी गुणवत्ता बढ़ जाती है? तो राइट उत्तर है विटामिन B12। फिर अगला है चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का कोई एक उदाहरण बताइए। हमें पता है कि चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के 3 उदाहरण हैं, 3 में से कोई भी एक आपको लिखना था। आनुवंशिकतः निर्मित इंसुलिन, जीन चिकित्सा, आणविक निदान और समष्टि घनत्व को बढ़ाने वाले एक कारक को लिखिए। समष्टि घनत्व बढ़ाने वाले 2 कारक हैं। कहने का मतलब क्या? समष्टि का घनत्व कब बढ़ता है? जब जन्म दर बढ़ जाए या फिर आप्रवासन यानी समष्टि में आने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाए। तो 2 कारक है, जन्म दर व आप्रवासन। फिर है स्वस्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण लिखिए। स्वस्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण लिखिए। इसमें 3 उदाहरण थे, 3 में से कोई भी एक लिख सकते थे। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जीव मंडल आरक्षित, बायोस्फीयर रिजर्व। 18 अबसद, उसके बाद में 10 रिक्त स्थान, फिर उसके बाद में 10 छोटे छोटे प्रश्न। उन सभी के मैंने 100% सही उत्तर बताए हैं। इसमें से आपके कितने राइट हुए हैं आप कमेंट में कर सकते हो। किसी भी प्रश्न से संबंधित आपके मन में कोई डाउट हो, कोई पूछना हो, तो इस वीडियो के कमेंट में आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मादा जनन तंत्र के 2 चित्र दिए गए। 2 चित्र में से आपको वो चित्र बनाना था जिसमें अंडाशय, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि, ये भाग एकदम स्पष्ट रूप से दिखता है, वो चित्र बनाना था। अगला है IUT सहायक जनन प्रौद्योगिकी का पूरा नाम लिखिए। तो IUT का पूरा नाम है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अगला प्रश्न है कॉलम का मिलान करना है। कॉलम फर्स्ट के मदों आइटमों को कॉलम सेकंड के साथ संगत क्रम संख्या को कोष्टक के भीतर लिखकर मिलाइए। सिंपल सी बात है। पिछली बार बोर्ड परीक्षा में सवाल आया था डार्विन फिंच किसका उदाहरण है? अनुकूली विकिरण। तो ये का हो गया 3rd। डार्विन फिंच किसका उदाहरण है? अनुकूली विकिरण। फिर अगला है अपने पक्षी एवं तितलियों के पंख में समानता। ये उदाहरण है तुल्य रूपता। फिर है व्हेल, चमगादड़ व मानव के अग्रपादों की अस्थियों में समानता। इसका राइट उत्तर है समजातता। कुल मिला के बायोलॉजी के जो पेपर का लेवल देखा जाए तो सरल लेवल का पेपर था, कुछ एक प्रश्नों को छोड़कर। जो छोटे प्रश्न आए थे वो लगभग सभी प्रश्न सरल थे और बड़े प्रश्नों में कुछ एक प्रश्नों को छोड़कर यदि पेपर का लेवल देखा जाए तो लेवल काफ़ी सरल था। अगला प्रश्न है प्रतिजैविक को परिभाषित कीजिए। तो सिंपल सी परिभाषा है सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित वे रासायनिक पदार्थ जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को मंद करते हैं अथवा उन्हें मार सकते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। और पेनिसिलिन
पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त प्रतिजैविक का नाम लिखिए। तो राइट उत्तर है इसका पेनिसिलिन। फिर अगला है प्रतिबंधन एंजाइम के कार्य व कोई एक उदाहरण लिखिए। जैसे प्रतिबंधन एंजाइम का कार्य है डीएनए को विशिष्ट सार स्थलों से विखंडित करना या तोड़ना, और इसका उदाहरण है EcoR फर्स्ट। फिर अगला सवाल थोड़ा बड़ा सवाल था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR, जिसे पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, को समझाइए। अगला प्रश्न, पारजीवी जंतु का उपयोग रोगों का अध्ययन हेतु किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। छोटे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े प्रश्नों का उत्तर आप किताब में भी देख सकते हैं। अगला है समष्टि पारस्परिक क्रिया, जिसमें परस्पर क्रिया करने वाली दोनों जातियों को लाभ होता है, को उदाहरण देकर लिखिए। सिंपल सी बात है, जब दोनों जातियों को लाभ होता है उसको कहते हैं सहोपकारिता। इसके दो उदाहरण हैं। पहला उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला उदाहरण है कवक और उच्च वर्ग के पादपों की मूलों के साथ जो संबंध होता है, जिसको हम कवक मूल या माइकोराइजा कहते हैं। उसमें क्या करता है, उसमें कवक है वो पौधों की जड़ों को जल व खनिज लवण देता है, उसके बदले में वो पौधे हैं, उसके बदले में पौधा है वो कवक को कार्बोहाइड्रेट यानी कि भोजन देता है। इसमें कवक का भी फायदा और पौधों का भी फायदा, इसको हम कहते हैं सहोपकारिता। अगला सवाल है, एक साधारण चारण खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर को उदाहरण देकर लिखिए। फिर अगला सवाल है, जैव विविधता हॉटस्पॉट किन क्षेत्रों को कहते हैं। तो इसकी परिभाषा मैंने लिखी है, वे क्षेत्र जहां पर जातीय समृद्धि बहुत अधिक और उच्च स्थानिकता होती है तथा वे जातियां अन्य स्थानों पर नहीं पाई जाती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। कहने का मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जातियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और वे जातियाँ किसी दूसरे स्थान पर नहीं पाई जाती है, उसे हम कहते हैं, ऐसे क्षेत्रों को हम कहते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट। अब बड़े प्रश्न के उत्तर है, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है। दोनों प्रश्न बोल रहा हूँ। लघु बीजाणु जनन को परिभाषित कीजिए, परागण की संरचना समझाइए। अथवा गुरु बीजाणु जनन को परिभाषित कीजिए, परिपक्व भ्रूण कोश की संरचना समझाइए। फिर अगला है, असुगुणिता का कारण लिखिए और डाउन सिंड्रोम के लक्षण लिखिए। फिर अगला है, बहुगुणिता का कारण लिखिए, टर्नर सिंड्रोम के लक्षण लिखिए। मैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताता, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उसके उत्तर बता रहा हूँ, और जो उत्तर मैंने आपको बताए वो 100% सही है। पारिस्थितिक तंत्र में जैव मात्रा के पिरामिड का वर्णन कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के पिरामिड का वर्णन कीजिए। अब निबंधात्मक प्रश्न, इसमें लास्ट वाले प्रश्न का उत्तर मैंने पूरा बताया है, वीडियो को लास्ट तक बड़े ध्यान से देखें। अगला है अपने ई कोलाई कोशिका में डीएनए प्रतिकृति की कार्य प्रणाली समझाइए। प्रतिकृत द्विशाख का नामांकित चित्र बताइए। अगला अथवा में है, डीएनए की अनुलेखन प्रक्रिया को समझाइए या अनुलेखन की एकल आरेखीय संरचना बनाइए। लास्ट सवाल है, बड़े ध्यान से देखना इस सवाल को। 18वां सवाल, लास्ट सवाल, अमीबता रोग के 2 लक्षण लिखिए। तो इसके लक्षण है कोष्ठबद्धता या कब्ज, उदरीय पीड़ा व ऐंठन, रक्त के थक्के वाला मल और अत्यधिक श्लेष्मल। मैंने ये 4 लक्षण बताए, इनमें से आपको 2 लक्षण लिखने थे। और अमीबता रोग के संक्रमण के प्रमुख स्रोत क्या है? मल द्वारा संदूषित पेयजल व खाद्य पदार्थ। अथवा में सवाल था, न्यूमोनिया रोग के 2 लक्षण लिखिए।
तो लक्षण क्या थे? ज्वर, ठिठुरन, खांसी, सिर दर्द। और अगला है न्यूमोनिया रोग के संक्रमण के प्रमुख स्रोत लिखिए। तो भाई न्यूमोनिया रोग के संक्रमण के प्रमुख स्रोत मतलब ये कि न्यूमोनिया रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में कैसे फैलता है। दो ही तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि संक्रमित व्यक्ति यदि खांसता है या छींकता है तो फिर क्या होता है, उनके शरीर से बिंदुक बाहर निकलते हैं, ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं, जिसको एयरोसॉल भी कहते हैं। इसको कोई स्वस्थ व्यक्ति सांस के द्वारा ग्रहण करता है तो वो भी न्यूमोनिया से संक्रमित हो जाता है। और दूसरा क्या है, संक्रमित व्यक्ति के गिलास या बर्तन का इस्तेमाल करता है कोई स्वस्थ व्यक्ति तो उसको भी न्यूमोनिया हो जाता है। इसी के साथ ये पेपर 100% कंप्लीट होता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।